7 तक हो गए थे। 7 तक हमारे हो गए थे। हाँ 8 करवाना है, पर फिर भी मैं डेप्थ वाला पॉइंट एक बार फिर बता दूं तुम्हें। हैं 8 में डेप्थ नहीं है, पर जो लास्ट क्लास में किया था एक बार उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन फिर से बताओ। हाँ डेप्रिसिएशन का जो पॉइंट, ठीक है। अब डेप्थ में क्या होता है, क्वेश्चन आपकी गलती खुद बताएगा, फिक्स एसेट को बीच में लाएगा, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो फिक्स एसेट्स पे लगता है, ठीक है। एक गलती में ये बोलेगा कि मैंने गलती से एक्सपेंस में चार्ज कर दिया वो खर्चा जो कि बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, और बैलेंस शीट में एसेट्स जाते हैं, ऐसे एसेट्स जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देंगे, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, जैसे उसने साइकिल का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो खुद बोलेगा कि मेरी गलती हो गई कि मैंने ना साइकिल्स यहाँ पे लिख दी हैं 20,000 की थी शायद, ठीक, जबकि सॉरी साइकिल्स यहाँ लिख दी है, एक्सपेंस में ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ था, हाँ ज़्यादा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में चार्ज कर दिया 20,000, जो 6 था, हैं 6 था, 6 क्वेश्चन ये वाला था ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 7 क्वेश्चन इसका उल्टा 7 इसका उल्टा था, तो दोनों पॉइंट कर लेते हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे 20,000 मैंने चार्ज कर दिया, जबकि साइकिल्स परचेज करी थी, और साइकिल्स क्या है, एसेट, एसेट है, तो बैलेंस शीट में है, बाहर जा रहा है वहां से, अच्छा चलो ऐसे कर लेता हूं। तो बैलेंस शीट में चार्ज होना चाहिए, राइट। अपनी गलती क्वेश्चन खुद बताएगा, तुम उसका रिवर्स कर देना, बस तुम्हारे वो बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए कि रेवेन्यू मतलब पीएनएल में चार्ज कर दिया, पीएनएल में चार्ज करा होगा तो नेट प्रॉफिट मेरा कम आ रहा होगा, जब खर्चे बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट तो कम ही आएगा ना, कमाई से खर्चा माइनस होता है, इनकम यहाँ पे होती है, क्रेडिट पे इनकम होती है और डेबिट पे खर्चे होते हैं सारे, अब खर्चे बढ़ जाएंगे तो इनकम तो मेरी कम ही आएगी ना, तो उस साल का प्रॉफिट आपका कम आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, ये खर्चे को काट देना है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ा देना है। मान लेते हैं 1 लाख का प्रॉफिट उस साल का गिवन था, तो आपको 20,000 वापस ऐड बैक कर देना है जो आपने माइनस कर दिया था खर्चों में लिख के, ठीक है। फिर ये 20,000 जाएगा बैलेंस शीट में चला जाएगा साइकिल्स के नाम से। अब आपने इसको एसेट मान ही लिया है, तो किस डेट को खर्चा किया था, 1 अप्रैल 19 मान लेते हैं, और ये 31 मार्च का है, 31 मार्च 20 का प्रॉफिट था। 31 मार्च 20 तक 12 महीने बीत गए, तो जब आपने इसको एसेट मान लिया और 12 महीने यूज किया था, तो 12 महीने का डेप भी तो लगेगा। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चों में चार्ज हो जाता है, लॉस 5,000, वो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा क्वेश्चन खुद ही बताने वाला है, बस मंथ्स का ख्याल रखना, 6 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, कितने का हमें डेप लगाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में था ना ऐसा। तो 5,000 खर्चा बढ़ गया तो खर्चा तो माइनस में जाएगा ना, ठीक है, लॉस होता है, डेप्रिसिएशन को चार्ज हो जाता है रेवेन्यू में, मतलब पीएनएल। तो आपको ये ट्रीटमेंट करना है। अब 1 साल में डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट पता चल जाएगा ना, तो हर अगले साल, अगर अगले साल का प्रॉफिट गिवन है, हर साल फिर 5,000 माइनस होते हुए चला जाएगा, मतलब हर नेक्स्ट ईयर को इफेक्ट करेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्वेश्चन में एसएलएम गिवन हो तो यही ट्रीटमेंट होगा, डब्ल्यूडीबी गिवन हो तो 20,000 में 1 साल पे डेप्रिसिएशन लग गया 5,000, तो अब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हुई, 15,000, तो 15,000 के फिर परसेंटेज लगा देना, जितने भी परसेंटेज गिवन हो, 10%, 20%, फिर इसमें से माइनस करते, मान लेते हैं कि 4,000 है, तो 4,000 माइनस हो जाएगा, 4,000 यहाँ पे फिर 4 हो जाएगा, है ना, रिटर्न डाउन। अब इसका कितना हो गया 11,000, अब 11 पे डेप लगेगा, रिटर्न डाउन में हमेशा से कम होता चल जाएगा, मान लेते हैं 2,000 हो गया, रिटर्न डाउन में जो रिटर्न डाउन होके वैल्यू आई उस पे परसेंटेज लगाओ, ये था हमारा 11th का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डेप हर अगले साल का इफेक्ट करेगा, ये ध्यान में रखना है, राइट। दूसरा इसका क्या, बिल्कुल इसका भाई है दूसरा केस, वो बोलेगा कि भाई खर्चों में लिखना था पर एसेट में लिख दिया, एसेट में लिखा होगा तो डेप्रिसिएशन आप ले रहे होंगे जो कि नहीं लेना था, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, 5,000 को आप करोगे प्लस, ठीक है, और यहाँ जो 20,000 लिखा है ये नहीं लिखना था, वो यहाँ जाना चाहिए था, 20 को करोगे माइनस, ठीक है। फिर हर अगले साल प्लस होता चला जाएगा, अगर डेप यहाँ पे प्लस हुआ है, क्योंकि आपने इसको एसेट माना ही नहीं है, तो डेप क्यों ले रहे हो, तो हर साल डेप लिया होगा आपने, हर साल को रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेप आपका हर अगले साल इफेक्ट देगा। ये वाले पॉइंट
फिर भी थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूँ समझ आ जाएगी, पर समझने में और खुद करने में बहुत डिफरेंस है। जब तक क्वेश्चंस करोगे नहीं ना, वो उसे डेप्थ नहीं पता चलती इसकी, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा था 2-3 क्वेश्चन कर लेते थे, पर कोई बात नहीं, आज कर लेना। मतलब 1 हफ्ते का टारगेट है हमारा कि गुडविल खत्म हो जाए इस हफ्ते के एंड में। इसके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में जाना है, ठीक है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने बताया था पहली क्लास के बाद कि 6 क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर उसके बाद बाकी आगे आज ही बता दूंगा हम कहाँ तक पहुँच गए, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आज की क्लास, ये तो अभी लास्ट क्लास की सारी बातें थी। मैंने शॉर्टकट लिखवा दिया था आपको कि क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यूड गिवन हो तो क्या ट्रीटमेंट होती है। अगर ये बोल रहा है कि 31 मार्च 18 में जो प्रॉफिट गिवन है, मान लेते हैं 1 लाख, इस साल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, ज्यादा लिखा हुआ था, तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा। मान लेते हैं 10,000 से ओवर वैल्यूड था, तो 10,000 आप यहाँ पे माइनस कर दोगे, और जो अगले साल का प्रॉफिट होगा 19 का, मान लेते हैं 50,000, उसमें ये 10,000 आप ऐड कर दोगे, ठीक है। शॉर्टकट लिखवा दिया था मैंने, नोट्स में लिख दिया था तुमने क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट, अभी फिर लिख देंगे नोट्स में, ठीक है, ओके। तो अंडर वैल्यू में क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन सेम हो और बोले कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मान लेते हैं 5,000 से, तो 31 मार्च 18 में ये बोलेगा क्वेश्चन की क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का जो था 18 का 5,000 है। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा लिख देना। ये तो आपने लिखवा रखा था। हाँ मैंने लिखवा दिया था, कल ही लिखवा दिया था। अभी इसके शॉर्टकट लिखा है, क्यों होता है वो मेरे को बताना है, ठीक है। मान लेते हैं इस साल प्रॉफिट था 80,000 और 5,000 से अंडर वैल्यू है, हम प्लस कर देंगे 5,000, उल्टा कर देंगे। देखो पहले माइनस था, मेरा प्लस हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे हम, मान लेते हैं 70,000 था प्रॉफिट, उसमें हम माइनस कर देंगे 5,000, ठीक है। अब ये होता क्यों है उसकी बात करते हैं। तुम नोट्स में ये लिख लो पहले, क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यूड हो तो करेंट ईयर में हम क्या करते हैं माइनस, और नेक्स्ट ईयर में कर देंगे प्लस, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो तो इसका वैसे वैसा करेंगे, करंट ईयर में प्लस, नेक्स्ट ईयर में माइनस। ये लिखो अपने नोट्स में, वहीं जहां हम नोट्स बना रहे हैं। कभी भी आप फंसो तो अपने नोट्स चेक करना। करंट ईयर की बात करें है, करंट ईयर मतलब उस साल की जो बात करेंगे, जैसे इसने 31 मार्च 18 की बात करें कि इस साल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था, तो करंट हो गया, नेक्स्ट ईयर 19 हो जाएगा हमारा, और नेक्स्ट हाँ। सिर्फ 2 साल में ही इफेक्ट देगा। ओपनिंग स्टॉक वो कहते हैं जो नई वैल्यू और जो पुरानी बच गई, जो पुरानी क्लोजिंग स्टॉक थी वो इस साल की ओपनिंग हो जाएगी, है ना। पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं, 11th वाले पॉइंट पूरे डिटेल में बताने मुझे। ये तो हमारे शॉर्टकट्स हैं, अभी क्यों होता है वो हमें समझना है, रटना अलग बात है और समझना अलग बात है। तो अब मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, लिखिए ना। ऐसा होता है तो क्यों होता है उसकी बात चलेगी, मैं नहीं भी बताऊंगा ना तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पर कॉमर्स लिया है तो डिटेल में पढ़े। ओके, ये मैं बना रहा हूँ ट्रेडिंग एंड पीने लगा, ये आपने 11th में बनाया था। फॉर द ईयर एंडेड लिखना जरूरी होता है, ये बताया गया होगा आपको, मान लेते हैं 20, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो मैं पेपर में करके नहीं आया था, नहीं बहुत आसान होता है, बस वो ये समझने वाली बात है। पेपर में आए नहीं थे ऐसे क्वेश्चन, हाँ शायद दिए ना, मैंने तो दिए थे एग्जाम दिए भी होंगे, तो उन्होंने लास्ट में जो एक्सरसाइज कर दी ना
हाँ सब कुछ समझ आ गया था हमको। ठीक है, सही है। वो निपटाने वाली बात थी ना, क्योंकि ऐसे गया है साल सबका। मैंने तो बढ़िया से पढ़ाया भाई, 11th में भी 12th में भी जैसे मैं पढ़ाता ही हूँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया, क्योंकि वो भी होता है एथिकल बात की है। चलो ठीक है, 11th में क्या हुआ था मैं पूरा बताता हूँ। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है, फिर P&L बनता है, ठीक है। सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L अकाउंट में जाते हैं। अलग से भी बना सकते हो P&L अकाउंट, पर वो सिर्फ सिखाने के लिए होता है 11वीं में कि ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फिर P&L बनेगा। जनरली हम क्या करते हैं, एक साथ ही बना देते हैं। ऊपर वाला सेक्शन ट्रेडिंग का होता है, टोटल वोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है, फिर उसके नीचे का सेक्शन P&L का होता है, वो इम्प्लाइड है। मैं समझ गया, इसका एक फॉर्मूला है, पूरे वर्डिंग है। फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं, और फॉर्मूला क्या है वो तो समझ ही आ जाता है, फिर बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो आओ थोड़ी सी इसकी बात करें। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले बनता है, आता है ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, जैसे लास्ट ईयर आपने काम किया, सामान बेचा, कुछ नहीं बिका तो स्टॉक बच गया ना, तो क्लोजिंग हो गया। अब 1 तारीख अगला दिन है, 31 मार्च के बाद अगला दिन क्या है, 1 तारीख 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, पहला दिन होता है। और सर कहीं और से आप उधर गए तो हमारी बात चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर 1 अप्रैल में जब पहला दिन है, तो देखो पहले दिन में मैं क्या बोलूँगा, आज चलो काम शुरू करेंगे, नया साल शुरू हो गया हमारा, ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। सबसे पहले मैं देखूंगा कि पिछले साल में बचा क्या है मेरे पास, वो स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको फेंकना थोड़ी ना है भाई, इस साल बेचेंगे। तो लास्ट ईयर का जो अगला ही दिन था, वो पिछला ही दिन जो था, उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का तो ओपनिंग हो जाएगा ना। और मैं क्या देखूंगा, सारे ऐसी चीज़ें देखूंगा कि पिछले साल से बची है क्या, मेरे बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, बिजनेस के नाम का कैश पड़ा हुआ है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। तो लास्ट ईयर का जो भी बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में लिखा होगा मैंने, तभी हम बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को हम बैलेंस शीट में डालते हैं, ठीक है। अब वही बैलेंस शीट देखा जाए तो इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं हो गई, जो बचा हुआ है पिछले साल का वो इस साल शुरुआत में मेरे पास पड़ा हुआ। जैसे कल है 1 अप्रैल, हाँ सपोज कल जो डेट आई है वो 1 वो अप्रैल, 1 अप्रैल, तो मुझे पता है कल मेरा नया साल शुरू होगा। हाँ सही है, तो मुझे वो लाना है, स्टॉक लाना है, मेरे पे पहले बचा पर मेरे को और लाना है, और लाना, ठीक तो है। मैंने सोचा कि कल मैं बिजी हूँ तो आज ले आता हूँ। जो भी चाहिए मुझे एक्स्ट्रा, हाँ वो तो मेरी परचेजेस हो ही जाएंगे अगले साल में, नया खरीद लूंगा। पर ये भी तो देखूंगा ना कितना पड़ा हुआ है मेरे पास, उसी में एडिशन करेंगे। बिल्कुल एसेट है, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग स्टॉक हमारा तभी तो एसेट में दिखते हैं, है ना। बैलेंस शीट जब बनाते हैं हम एसेट्स में लिखते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक, वो मेरा एसेट है। मशीनरी एसेट है, कुछ लोन भी लिया हुआ था मैंने। अब 1 तारीख आगे तो मैं क्या बोलूँगा, ओपनिंग में तो पहले बोझ भी है मेरे ऊपर, वो लाइबिलिटी में दिख रहा होगा। बैलेंस शीट लास्ट डेट पे बनता है, इसलिए हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20, एज एट मतलब इस दिन क्लोजिंग में बनाते हैं। ये फॉर द ईयर एंडेड होता है, मतलब पूरे साल खर्चे होते रहते हैं, हम बेचते भी रहते हैं, सेल्स भी आता है यहाँ पे, है ना। तो डेबिट में सारे खर्चे आएंगे, क्रेडिट में सारी इनकम आ जाती है हमारी, ठीक। ओके, तो इसका फॉर्मेट है छोटा सा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, मान लेते हैं 10,000। फिर जब हम परचेज करेंगे तो भी खर्चा है, परचेज रिटर्न्स वगैरह माइनस करने के बाद मान लेते हैं 1 लाख। कुछ स्टॉक जो बोल रहा था स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ और बनाना है हमें, इसलिए हमने परचेज कर रॉ मटेरियल, ठीक है। और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस। जो फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं ना वो ट्रेडिंग में आते हैं, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। क्योंकि जो मान लो डाबर की जो एक टॉफी है वो डायरेक्टली कौन बना रहा है, ऑफिस में बैठा एम्प्लॉय या लेबर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेबर ही कर रहा है, डायरेक्टली इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, इसलिए जो दिहाड़ी होती है वेजेस वो यहाँ आएगी। पर सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो ऑफिस में बैठ के पेपर वर्क कर रहा है, पर किसके लिए कर रहा है, डाबर के प्रोडक्ट को बेचने के लिए कर रहा है ना, बना नहीं रहा वो डायरेक्टली, पर पेपर वर्क कर रहा है, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहा है, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्टली हम प्रोडक्ट बेचेंगे तभी तो दुकान चलेगी भाई, है ना। तो वो P&L में चले जाता है, इसलिए हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं और उसके अलावा सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, वो P&L में भेज दो, खर्चे तो वो भी है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, फिलहाल कोई ऐसे दिक्कत नहीं है।
परचेज यहीं पे आएगा। परचेज करेंगे तो सबसे पहले फैक्ट्री में प्रोडक्ट जाएगा ना, रॉ मटेरियल में। जैसे वो रुपीस में बोला ना परचेज, हाँ ये तो खर्चों में आएगा। ये डेबिट में तो है, क्रेडिट ये रहा डेबिट में आएगा। परचेज की जस्ट राइट यहाँ अच्छा तू रिटर्न्स को माइनस करने की बात कर रहा है, मैंने बोला रिटर्न को एडजस्ट करने के बाद लिखा है। यहाँ पे मान ली 1,10,000 माइनस रिटर्न्स 10,000 हो गया ना 1 लाख। तो हमने कुछ सामान खरीदा, तो मेरे को फॉर्मेट थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। फॉर्मेट में तू रटा हुआ है ना कि यहाँ कुछ आता है, इसलिए तुझे लग रहा है। नहीं, क्योंकि हमने बोला था पहले की जो 3 वर्ड है ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और रिटर्न, वो तीनों लिखने सबसे पहले। ठीक है, तो वो चीज रटी हुई रटा हुआ है ना। ये रिटर्न ना यहाँ भी लिख सकते हैं, बाय रिटर्न आउटवर्ड। परचेज करा तो आया था, अब हम रिटर्न करें तो आउट जा रहा है, तो आउटवर्ड यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अगर कभी तुझे यहाँ दिखता है तो तू बोलता है इसमें तो गलत करा हुआ है ना। तो रटने की यही दिक्कत है, हमें समझना पड़ेगा चीज़ों को। फिलहाल एक दिन मैं ऐसा भी कर लूँगा कि 11th का ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं करवा ही दूंगा। यहाँ तो नहीं भी करवाऊँ तो चल जाएगा आगे, पर फिर भी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे सिर्फ बेसिक क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम करते हैं सेल, बेचते हैं, रिटर्न्स माइनस करने के बाद ही हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं 2 लाख की हमने सेल कर दी। तो फॉर्मेट ऐसा है कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ है तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे होता है हमारा, जो बच गया मान लेते हैं 20,000। अभी मैं इसमें P&L नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हैं। तुम आंसर देना कि कितना 11th का याद है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब हो चुका है, क्या करूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वो ऊपर वाला कितना है? 2 लाख। 2,20,000 है। 2,20,000 2,20,000 बिल्कुल सही। और इधर वो आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2,20,000 ही होगा ना। हाँ ओके, फिर उसका डिफरेंस लेना बिल्कुल सही। यहाँ पे 1,20,000 है, तो यहाँ पे अब डिफरेंस कितना आ गया 1 लाख का, है ना। 1 लाख ही। अब ये है क्या, कैरी डाउन तो सही है, और मतलब क्या बैलेंस किस चीज का, वो ये याद कर। इधर खरीदते बेचते हैं तो उससे होता क्या है, ग्रॉस नहीं, हाँ, सही जा रहा है। खरीदते बेचते हैं तो होता क्या, बिजनेस में मिलता क्या, प्रॉफिट। बिल्कुल सही, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में, ग्रॉस मतलब अभी इसमें डिडक्शन होनी बच रही है, नेट मतलब डिडक्शन सारी हो गई, अभी इसमें इनडायरेक्ट खर्चे माइनस होने बच रहे हैं। 1,10,000 नहीं आएगा, ये 1,20,000 है और वही 10, एक नहीं 20 हो गया ना, 1,20,000, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है ना ये चला जाएगा P&L में 1 लाख। अब यहाँ पे कुछ कोई इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकती है, जैसे मान लो रेंट की इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, वो सारी कमाई क्रेडिट में आ जाएगी। और यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, सैलरी, डेप्रिसिएशन, वो सारी चीजें। तभी डेप में तुम्हें दिक्कत आ रही थी क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं इसके बारे में। एसेट, एक्सपेंस और लॉसेस। एसेट्स डेबिट बैलेंस हो तो बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट लायबिलिटी तो वहाँ चले जाएंगे। एक्सपेंस और लॉस, नॉमिनल अकाउंट हमारा बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो सारे खर्चे और लॉस को आप डेबिट करते जाओ और कमाई को क्रेडिट करते जाओ, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। देखो कमाई सेल करके बेचते हैं ना, सेल ज्यादा है खर्चे कम है, तभी तो प्रॉफिट आ गया। और शॉर्टर साइड में बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो शॉर्ट है, टोटल बराबर लाने के लिए यही लिखना पड़ेगा, शॉर्टर साइड में ही बैलेंसिंग होगी। बस इतना देखो, कमाई ज्यादा खर्चे कम तो प्रॉफिट ही आना है, जब खर्चे ज्यादा हो और कमाई कम तो लॉस आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। बस इतना सा देखना होता है। ओके, ये पॉइंट जनरली ना 2-3 मिनट में खत्म हो जाता है, पर तुम्हारा वो बेस ही हिला हुआ है, तभी डेप्रिसिएशन में तुम्हें दिक्कत आ रही थी। यहाँ इनडायरेक्ट खर्चा आता है डेप्रिसिएशन, है ना, तभी लास्ट क्लास में इसमें दिक्कत है क्योंकि अभी तुम्हारे बेस ढंग से क्लियर हो गया। ये एक लॉस है, मैंने बताया ना, मोबाइल फोन तुमने 20,000 का लिया, अगले साल 15 का हो गया, तुम्हें 5,000 का लॉस हो गया ना। डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होता है, एक नुकसान ही होता है। तो डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट खर्चा है, वो भी डेबिट में जाता है। अब क्लियर हो रहा होगा कि मैं बार बार डेबिट को डेप्रिसिएशन को यहाँ पे डेबिट साइड क्यों लिख रहा था। कनिष्ठ तभी जल्दी कर गया क्योंकि उसको पता था ये सारी बातें। ओके, तो फिलहाल मैं P&L की बात नहीं करूँगा, सिर्फ ट्रेडिंग की बात करूँगा, ठीक है। अब तुमने आंसर दे दिया 1 लाख,
अब यहाँ पे इसने बोला था कि जो 31 मार्च 20 है इसमें क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। कितने से? मान लेते हैं 10,000 से। ज्यादा लिखा हुआ है ओवर वैल्यूड, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हो तो कितना लिखा होगा? ये करेक्ट है मान लेते हैं, पर इन्होंने गलती करी कि 10,000 से ज्यादा लिख दिया, तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। अब इसके ओवर होने से देखो सारे इफेक्ट नहीं पड़ जाएंगे, ये 30 हो जाएगा, 2,30,000, तो यहाँ पे भी 2,30,000 हो गया। अब बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? देखो 2,30,000 में सारे खर्चे कर दो माइनस, तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,10,000। अपने आप माइनस किया, टोटल को इन सबसे माइनस करो या बैलेंस फिगर आ जाएगी। 1 लाख आना चाहिए था, 1,10,000 आ रहा है, गलत है ना? बिल्कुल, ये सब ऐसे होके वापस इसी पे इफेक्ट देगा। जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो तो ये गलत होगा आंसर। कितने से? जितने से भी ओवर वैल्यू होगा। 10,000 से ओवर वैल्यू है ना, तो हमने क्या किया था? करंट ईयर में माइनस, 1,10,000 में 10,000 आप करो माइनस, तो कितना आंसर आएगा? 1 लाख। यही तो आना था। इससे पहले हमने देखा था ना 1 लाख था, वो करेक्ट था। तो करेक्ट करने के लिए हम ओवर वैल्यू को करेंट प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि देखो इफेक्ट कैसे गया, जब ये बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो क्वेश्चन आपको बोले कि भाई 10,000 से ज्यादा लिख दिया था मैंने ये, तो आप क्या बोलोगे? तो तुम्हारा इतने से 10,000 से ही प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, इसको करो माइनस। इसीलिए हमारा शॉर्टकट बन गया करंट ईयर में माइनस कर दो। जब ये बढ़ा तो टोटल बढ़ गया। अच्छा 10 ज्यादा लिख रहा है गलती से, ये गलती करी हुई है। यहाँ तक तो हमने सब कुछ सही किया हुआ था ना, मैंने करके दिखाई गलती। जब यहाँ गलती हो जाएगी तो प्रॉफिट में गलती होती है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट में माइनस कर दो। जो 1 लाख आ रहा था हमारा वो सही था, वो सही था। 10,000 1,10 पे जैसे माइनस किया मैंने, आगे 1 लाख, है ना? तो अपने नोट्स में देखो करंट ईयर में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना, तो है ना? देखो जब ओवर वैल्यू हो तो माइनस करते हैं, तो इस वजह से माइनस करते हैं। रटने वाली बात अलग है, समझने वाली बात अलग है। तो फिर अगले साल से प्लस क्यों? अगले साल में प्लस क्यों करेंगे? अब ये आ गया पॉइंट। अब मैं अगले साल का ट्रेडिंग बना के बताऊंगा आपको, ठीक है? ये करना तो नहीं है ना, बस समझाने के लिए, ठीक है? तो थोड़ा सा अगले साल का ट्रेडिंग बनाता हूँ, और तुम खुद देखना डिफरेंस लाइव प्रूव हो जाएगा कि भाई क्यों करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इस साल तो क्लोजिंग स्टॉक में गलती हुई थी, अगले साल कोई गलती नहीं है। 1 साल की गलती को फोकस करेगा। तो अगले साल में क्या करूंगा? जो इस साल का क्लोजिंग है अगले साल में क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा, है ना? तो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना लिखूं बताओ? गलती तो हो चुकी है। 1,10,000। अच्छा क्लोजिंग ईयर 30 लिख दिया था ना इसने, गलती थी ना वो, तो 30 ही लिखूंगा मैं, क्योंकि ये सब होने के बाद गलती पता चली है। हम तो वापस पास हुए जाते हैं ना गलतियां ठीक करने। तो यहाँ पे भी 20 होना चाहिए था, करेक्ट? पर गलतियां जब हो जाती है तो लाइन से होते चलती है। 30 ही हो गया यहाँ पे भी। अब तो यहाँ पे परचेज करी होगी इसने, मान लेते हैं 80,000 की, फिर इसने डायरेक्ट एक्सपेंस करे होंगे, ठीक है? मान लेते हैं 20,000 के, इसने सेल भी करी होगी, मान लेते हैं 2 लाख की, और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा हुआ है इसने, मान लेते हैं 10,000। फिर भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, बताता हूँ, सारी बात बताऊँ। यहाँ का टोटल बताओ, 1, 2, 10। ये अगला साल चल रहा है, 31 मार्च 21 पे पहुँच गए। ये वही चल रहा है ना, मतलब ये साल खत्म हुआ, फिर अगला साल का तो बनाऊंगा मैं, ये साल भी खत्म हो गया। हाँ, तो ये 20 आ रहा था पर 30 आ रहा था। 30 ही आ गया, गलती हो रखी है। हाँ, तो हमने 30 लिखा था। बाकी सब ठीक है, बाकी सब में कोई गलती नहीं है, 80-20 ये सब ठीक है। तो मैं पर प्रॉफिट निकाल चुका हूँ, उसके बाद पता चला है मुझे कि गलती हुई है, तो 2 साल की गलतियाँ ठीक करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, 10 है ना टोटल ये। अब यहाँ के सारे खर्चे माइनस करो, निकालो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, कितना आ रहा है?
1,30,000 ठीक है 80 80,000 80 आ रहा है ना देखो कितना हो गया 1 लाख हाँ और ये हो गया हमारा 1 10 80 ये गलत है 80,000 ये तो हमें पता है क्योंकि 30,000 की गड़बड़ है। अब मैं इस गड़बड़ को सही कर दिया था मैंने इसके बाद हम तो साल जो भी खत्म हो ना क्वेश्चन में हम वहां खड़े हुए होते हैं हम तो पीछे देख रहे होते हैं वहां ठीक कर दिया था है ना क्या करा था हमने क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यू हो करंट ईयर में हमने कर दिया 10,000 माइनस कर दिया था। अब दिक्कत ये है कि यही 30 ना अगले साल में पहुंच जाता है देखो पहुंचा है ना अगले साल का ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पे भी गलती होगी इसीलिए हम नेक्स्ट ईयर भी ठीक करते हैं। अब मैं अगर इसको ठीक कर दूं तो क्या प्रॉफिट आएगा नेक्स्ट ईयर माइनस हाँ प्लस नेक्स्ट ईयर प्लस क्यों करेंगे वो प्रूव कर रहा हूँ मैं प्लस नेक्स्ट ईयर फिर उसके नेक्स्ट प्लस करना नहीं बस 2 साल क्योंकि देख ये साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग है वो गलत है तो ये भी गलत है और ये वाला क्लोजिंग इस साल का क्लोजिंग गलत नहीं है अगले साल भी सही जाएगा है ना क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग हो जाता है आ रहा समझ में कंफ्यूजन है ये देख 31 मार्च 1920 में काम किया और क्लोजिंग स्टॉक कितना आया 30 जो कि गलत है। अब अगला दिन कौन सा है 1 अप्रैल 20 नया साल शुरू हो गया 2021 वाला तो जब 2021 वाली मैं बैलेंस शीट और पीएनएल बनाऊंगा ट्रेडिंग पीएनएल बनाऊंगा तो उसमें ओपनिंग स्टॉक मैंने कितना लिखा होगा पिछले साल का क्लोजिंग 30 ये भी गलत है। अब जो अगले साल 2022 का मैं बनाऊंगा ओपनिंग स्टॉक कितना लिखूंगा तू बता क्लोजिंग जो है वो अगला ओपनिंग होगा ना ये तो सही इसमें थोड़ा गड़बड़ है तो अगले साल वाले में गड़बड़ नहीं है इस साल के अंत में जो बचे अगला ओपनिंग उस साल के अंत में जो बचे अगला ओपनिंग ये ठीक है अगले साल में तो सही है वो क्वेश्चन खुद ही एक ही गलती बताएगा ठीक है। अब मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ 30,000 का कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए तो मैं 10,000 इसको माइनस करूंगा ठीक है तो अब ये 20 हो चुका है तुमने कर दिया सही। अब इसका इफेक्ट बताओ क्या होगा यहाँ तो वही है 210 है यहाँ पे भी 210 है अब करो जरा माइनस 20,000 80,000 20,000 है माइनस करो सही 90 आ गया ना मतलब 10,000 प्लस करना है कब नेक्स्ट ईयर में ना देखो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में 10,000 प्लस करना होता है इसी वजह से करते हैं फॉर्मूला इसी वजह से अपने आप आंसर आया हमने कुछ नहीं किया हमने तो बैलेंसिंग फिगर निकाली है 2 20 में ये माइनस करके अपने आप 90 आ गया 90 आंसर आया इसका 80 तुमने लिखा था तो 10 ऐड कर इसी वजह से करंट ईयर में माइनस और नेक्स्ट ईयर में प्लस। अब तुम रट भी लोगे ना इसको तो भी आंसर तो आने हैं सिंपल सी बात पर क्या इसके पीछे फंडा क्या है वो मुझे समझाना था जबरदस्ती क्योंकि मेरा यार ये एम है कि बच्चों को पता चले ना क्यों कोई कल तुमसे पूछ ले क्यों फिर तुम्हारा मजाक उड़ाया हमें तुमने तो रट के मार्क्स लाया फिर मैं नॉलेज थोड़ी ना और अब तुम मुझको बता पाओगे भाई तू 11th में जा वहां जाके सीखेगा तुम अब किसी को बता सकते हो ये बात कि भाई क्यों करते हैं रटने को तो हर कोई रटेगा ना बिल्कुल सही रेक्टिफिकेशन हमें तो प्रॉफिट से गिवन होंगे क्वेश्चन में ये प्रॉफिट तो प्रॉफिट में प्लस माइनस करना होता है प्रॉफिट यहाँ पे कम होना चाहिए कि ज्यादा लिख दिया तुमने और यहाँ पे बढ़ाना चाहिए क्योंकि कम लिख दिया तुमने ठीक है बस ये बात है। अगर 11th तुम्हारी बस सही होती ना ऑफलाइन नहीं होती ये पॉइंट में हम टाइम भी नहीं लगा रहे होते क्योंकि कर लेते हैं बच्चे हर साल ही किसी भी साल मुझे आधा घंटा इसको देने की जरूरत थी क्योंकि पढ़ा हुआ है सब और जनरली कुछ बच्चों को तो 11th में नहीं पढ़ाया हुआ होता है ये फटाफट 5 मिनट खत्म हो जाता है ठीक है और कोई बात नहीं। अब देखो एक एक्स्ट्रा नॉलेज तुम लेके जा रहे हो अच्छी बात है ठीक है बहुत टाइम है अगर पूरा साल बैठ के पढ़े ना कॉमर्स के लिए तो 2 बार अच्छे से तुम पढ़ सकते हो मैं तो 5-5 बार रिवीजन करवाता हूँ इकोनॉमिक्स में तो 5 बार होता ही होता है अकाउंट्स में 2 से 3 बार होता है बहुत टाइम है तुम्हारे पास साइंस के स्टूडेंट होते तो मैं बोलता भाई कोई टाइम नहीं है तुम तो गए चलो ठीक है अब करेंगे हम क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा ये सिर्फ समझाने वाली बात और तो फिर हम इलस्ट्रेशन 8 कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट में
हाँ वॉशरूम खुला है, होपफुली खुला और सही भी हो, हमने चेक भी नहीं किया। ओके, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी इसमें सीखने को मिल जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट भी सीखने को मिल जाएगा। राइट, चलो स्टार्ट करो। हाँ भाई, वॉशरूम की हालत देखिए आप तो सर। अच्छा, 1 घंटा रोके ऊपर बात घंटा के बाद सही नहीं है क्या? ना तो उसको बोला था हमने सफाई वफाई करके जाइए, नहीं चेक किया तो करवाते हैं उसका काम भी। ओके, इलस्ट्रेशन 8, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। हम तो देख लिया सारा पास्ट एडजस्टमेंट है, रेक्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तुम्हारे में अलग तो नहीं है? अंदर है सुपर प्रॉफिट मेथड डाल दिया, ये तो फिर अब तुम्हें दिक्कत आई है कि क्या फायदा? क्वेश्चन हटा दी, क्वेश्चन हटा दी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यार, इंपॉर्टेंट है, नहीं कुछ हटा दिया, क्या फायदा? देखो मैं बताते जाता हूँ क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं लिखता हूँ। ये बोल रहा है 2 पार्टनर थे, अखिल और निखिल, इक्वल पार्टनर्स, दिनेश को एडमिट किया, ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हो गया हमारा 3, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? फॉलोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी तक एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल रहा था, वो सिंपल एवरेज था, मैंने बताया था 2 पॉइंट है इसमें। दूसरा है वेटेड एवरेज, वो 10वीं में जो वेट्स बनाते थे हम स्टार्ट्स में, बिल्कुल वही है, कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है। वेटेड एवरेज किसका करना है? पिछले 5 सालों का करना है, वही करते थे आज तक हम। और वेट्स बोल दिए इसने, हर साल को 1 2 3 4 5 दे देंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा वेट, कोई इसकी टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं प्रॉफिट्स लिख रहा हूँ, प्रॉफिट्स और ईयर्स गिवन है 2015 31 मार्च 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। हाँ, प्रॉफिट है हमारा 90,000, 80,000, 1,25,000, 150,000 और 1,75,000, ठीक है। अब एडजस्टमेंट दे दी इसने, तो एडजस्टमेंट हम करते हैं यहाँ पे। पहला एडजस्टमेंट है, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2015। बताओ क्या करेंगे एबनॉर्मल लॉस का? प्लस हो जाएगा, वो नो 15,000 प्लस कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर बोल रहा है ये 2000, अच्छा 17 में, नेक्स्ट ईयर नहीं 17 में, तो इसका भी ख्याल रखेंगे, जरूरी नहीं लाइन से एडजस्टमेंट बोलेगा ये। एबनॉर्मल गेन था 10,000 का, बताओ क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, जो प्रॉफिट है एबनॉर्मल, इस प्रॉफिट से हटा दोगे, हमारे काम का लिए। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट आ चुका है। क्लोजिंग स्टॉक मैं समझा नहीं, इससे पहले आपने क्या बोला, लाइन से निकल जाएगा। हाँ, जैसे इसने बोला 15 में एडजस्टमेंट दे दी, सेकंड पॉइंट इसने 17 का एडजस्टमेंट दे दिया, 16 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि डेट ऊपर नीचे कर सकता है, अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन। बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 18, यहाँ की बात कर रहा है, was overvalued by 15,000। बताओ क्या करें? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है 2018 के प्रॉफिट में, तो क्या करूंगा मैं? अपने नोट्स में देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओवर वैल्यू में क्या करते हैं? करंट ईयर में क्या करो? माइनस 15,000, और नेक्स्ट ईयर में बस आगे आंसर। मैंने बोला था ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना हमें, इतना जो समझा हमने वो सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। एडजस्टमेंट खत्म, बस वेटेड एवरेज का क्या काम होगा? इस साल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया 1,05,000, ये हो गया 80,000, ये हो गया 1,15,000, ये हो गया 1,35,000, ये हो गया 1,90,000,
ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। जनरली हम क्या करते हैं इसके बाद, टोटल करते हैं, ठीक है। एक बचत भी कर लो, 1 5 80 15 50 35 90 बिल्कुल सही। जनरली हम टोटल करते हैं, पर यहाँ टोटल नहीं करना, वेटेड एवरेज है। जल्दीबाजी में आगे नहीं बढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन की मांग जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तुम पिज्जा हट में बैठे हो, तुमने चीज पिज्जा मंगाया है ना, और उसने तुम्हें दे दिया उत्पम, तुम खुश होगे नहीं ना। तो जब क्वेश्चन कुछ मांग रहा है, तुम उसको कुछ दे रहे हो, तो मार्क्स कटेंगे, पक्की बात है। मांग को देखो, गलतियां होती हैं, अच्छे से अच्छे बच्चे देखे मैंने गलती करते हैं, बहुत ही छोटी बातें बताता हूँ मैं, पर बहुत इफेक्टिव होती है। क्वेश्चन मान लो ये पढ़ रहे हो, लिखा था क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, आप ना बॉक्स बनाओ, क्वेश्चन को टिक करना सीखो और बॉक्सेस बनाना सीखो। जब क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट या 3 रिक्वायरमेंट हो ना, एक रिक्वायरमेंट ये हो गई, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको बॉक्स बना देना। ये सब साइकोलॉजिकल गेम होता है। आप जब बोर्ड एग्जाम्स में बैठोगे ना, बहुत प्रेशर होगा, तुम्हें लगेगा कि अरे हम हर साल एग्जाम देते हैं, मैंने भी देते, खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब पहली बार 10th के बोर्ड दिए ना, एग्जाम में बैठ रहा था और ऐसे हाथ कांप रहे थे, मैं खुद अपने आप से बोल रहा था ये क्या हो रहा है, एग्जाम तो बचपन से देता आया हूँ मैं, पर पता नहीं ऐसे मेंटल प्रेशर आ जाता है, होता है। बच्चे रोल नंबर मत लिखाते हैं, तुम बताओ ऐसी गलती कौन कर सकता है? करते हैं। ऐसा नहीं होता, मतलब मैं इनफैक्ट और सब खाली सा फील हो रहा था मुझे, सबका अरे मतलब ये साइंस का पेपर दे रहा था, और मेरे दिमाग में पूरी कैप्टन अमेरिका फर्स्ट अवेंजर चल रही होता है, बिल्कुल होता है। मेरे गाने चलते थे दिमाग में, मैं बोलता था चुप हो जाओ, पर फिर गाने चलते पेपर करते हैं पूरे मन में, जब गाने बजते तब मजा आता है। बिल्कुल होता है। इस मामले में हमारे स्कूल में सबसे सही हो रहा था, वहाँ का डीएवी में हमारा सेंटर पड़ा, तो भी क्या हुआ, जब तक बैल नहीं बजी ना पेपर की, कोई बच्चा क्लासरूम में नहीं था, सारे कॉरिडोर में। सही है, हमारे पेपर 1 घंटा पहले हो गया था हमारा टाइम। ओके सही है, क्योंकि थोड़ी देर ऐसे बैठ भी जाओ ना तो टेंशन बिल्डर लग जाता है, पेपर कब आएगा, होता है, साइकोलॉजिकल है। तो आप क्या करोगे, रिक्वायरमेंट 2 होना तो बॉक्स बना देना, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब बड़ा क्वेश्चन होता है, कौन सा बड़ी क्वेश्चन होता है, एक का आंसर जैसे आता है ना, आपका ब्रेन आपको बोलता है भाग, टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हो जाता है आप छोड़ दोगे, भूल जाओगे इसको। और जब क्वेश्चन में आपने बॉक्स बनाया ना, आपका ब्रेन बार बार क्वेश्चन को देख ही रहा है, वो बताता रहेगा कि 2 रिक्वायरमेंट है, 2 रिक्वायरमेंट है, 2 रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें साइकोलॉजिकल है, यूज करोगे तो इफेक्ट आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने इको पढ़ा, इको में चैप्टर 3 था, तो उसमें छोटे-छोटे क्वेश्चन थे, वो नहीं आएंगे, वो 4th चैप्टर जो कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिचर मेथड, ये आएगा। मतलब कोई जैसे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होगा। 3rd तो खाली हेल्पिंग हैंड है, 4th चैप्टर की मदद के लिए था वो, कन्वर्जन, ठीक है। अरे तू एक्सपेंडिचर मेथड कर रहा है, क्वेश्चन सारे हो रहे हैं, तो चिंता वाली बात क्या है, 10 नंबर हमारे हाथ में, बाकी 2 मेथड भी करवाऊंगा, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल यहाँ आ जाते हैं, रिक्वायरमेंट थी वेटेड एवरेज, अगर आपने इसका टोटल कर दिया तो गया क्वेश्चन। वेटेड एवरेज के लिए हमें वेट लिखना होता है, तुम्हें 10वीं की स्टैट्स याद है, वेटेड एवरेज, अरे तुम वेटेड एवरेज, हाँ 11th में भी था स्टैट्स में, बिल्कुल था, नहीं पढ़ा चल ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है वेट, मैंने एक दिन पहले पढ़ लिया था, ठीक है कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, छोटी सी चीजें बोल रहा है, वेट्स 1 2 3 4 5 दे दो, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5। ये तो क्वेश्चन चल रहा था हमारा अकाउंट्स का, हाँ तो वेट्स ये बोल रहा है वेटेड एवरेज मेथड करो, खुद क्वेश्चन ने बोला। ये क्या है कि जब हम गुडविल निकालेंगे ना, कौन से ईयर को ज्यादा महत्व देना है हमें, जो करंट होगा, मैं यहाँ खरीद रहा हूँ इसका बिजनेस, मैं बोलूँगा ना पिछले साल तूने कितना प्रॉफिट कमाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो 5 का वेट दे दिया मैंने इसको। फिर पिछले साल लास्ट ईयर का सबसे कम वेट दिया, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंस इसको नहीं इसको ज्यादा देना चाहता हूँ। तो वेट्स का मतलब ये होता है, मान लो नहीं दिया होगा करने को, फिर उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बोल रहे हैं हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे इसने साफ लिखा हुआ है 2000 मैंने 15-16 ले लिया, कोई बात नहीं, 2015 में 1 देना है, 2016 में 2 देना है, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, हमें वो करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो क्वेश्चन बोले, क्या पता उसके लिए ये साल इंपॉर्टेंट तो बोल देगा 2015 में 5 ले लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, ये वेट किस हिसाब से, मतलब जैसे 5 नंबर उसको दे रहे हैं 2019 को, हाँ, तो उससे ज्यादा वो नहीं होता, ज्यादा पैसे नहीं, इस साल के प्रॉफिट को जो यहाँ पे आ गया है, इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ,
है ना। मान लेते हैं 1 अप्रैल 19 को, तो जो 31 मार्च 19 को प्रॉफिट होगा बिल्कुल रिसेंट है, तो रिसेंट एक्टिविटीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस को देना चाह रहे हैं अपनी कैलकुलेशन में, इसको ज़्यादा वेट दे दिया। बस इसका मतलब यही होता है। क्या पता तुम इस साल को ज़्यादा वेट देना चाह रहा हो, सिचुएशन वापस घूम के यही हो गई है, क्या पता, तो क्वेश्चन बताएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वेट्स हमें दे दिए हैं, अब हम निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बस मल्टीप्लाई करते जाओ, सिंपल, वेट से मल्टीप्लाई करो। यही करना था हमने 10th में भी और 11th में भी। 1,05,000 60 160 हाँ बिल्कुल 9 नहीं 540 और 950, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज था ना, यहाँ आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालना है। अब वेटेड प्रॉफिट का टोटल करवा कितना आ रहा है ये बता देता हूँ, सिंपल प्लस ही करना है, 21 लाख, और वेट्स का टोटल कितना है 15, ठीक है। और मुझे क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो 3 है, वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो भी वेटेड प्रॉफिट होगा डिवाइडेड बाय टोटल वेट। हम जनरली क्या करते थे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे ना, यहाँ पे वेट से डिवाइड करना है। वेटेड प्रॉफिट हमारा 21 लाख आया है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है 15। यहाँ जिसने 5 साल लिख दिया गया, ठीक, टोटल वेट से करना है। ये आपका आ रहा है 1400। जो भी वेटेड प्रॉफिट आया, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, नंबर ऑफ ईयर से नहीं करना है, टोटल वेट से करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो 15 से डिवाइड करेंगे, ये आ रहा है, बिल्कुल सही बताया अवतार ने, 1,40,000 ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है। ये हम आपके फॉर्म में लिख दो, वेटेड एवरेज 140 कितना आ गया, 4,20,000, ठीक है, सही है। फॉर्मूला पहले लिखेंगे, वो फॉर्मूला खुद ही बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है, ठीक। तो इस बात को गांठ बांध लो, गुडविल चैप्टर में हम पहले गुडविल का फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे। यहाँ हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक वेटेड एवरेज कैसे करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट है, ये 2 चीजें पता चलेंगे। नई बच्ची भी आएगी, पर ये सब तो फिर उसका गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं इसको 3 बजे बुला रहा हूँ। अगर किसी को रिवाइज करने वाले शॉर्ट में ये सारे पॉइंट्स, तो 3 बजे आ जाएगा, नहीं कल नहीं, परसों सॉरी। वैसे कल भी आएगी, इकोनॉमिक्स में मैं 3rd चैप्टर करवा दूँगा, कन्वर्जन तो अच्छे से क्लियर है, मैं कल कन्वर्जन ही करवाऊँगा बस, ठीक है। तुम नॉर्मल टाइम पे आओ, इनकम मेथड शुरू कर देंगे, एक्सपेंडिचर हमारा डन है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो, ठीक है, और क्वेश्चंस भेजूंगा आज। जो मेरे को भेजे वो या उसके बाद में वो कर लिया, वो कर ले पहले, मैं रात को नए भी भेजूंगा, ठीक है, जितने कर सकते हैं उतने कर ले। स्कूल तो बंद है यार, स्कूल तो बंद ही है, क्या हो गया, जैसे कल आप उसको 3 बजे बुलाओगे ना, हाँ परसों आ जाओ, अगर 3 बजे आप तो मेरे को बता देना, क्योंकि घर पे घर वापस करते तो मैं बता दूँ, बता दो, उसमें नोटिफिकेशन होगा। अरे वो है नहीं व्हाट्सएप पे, मैं तो सोच रहा था ग्रुप बना दूँ, वही नंबर डाल दूँ, ठीक है चलो। मेरे तो हर साल के ग्रुप बने हुए, सारे बच्चे खूब मस्ती करते हैं, तो पेरेंट्स के नंबर इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि बच्चे फिर 12वीं खत्म तो वो खुल जाते हैं, तो ग्रुप में फिर ज़्यादा मस्ती हो जाती है। आज एक आया था कि मतलब एक जेई का स्टूडेंट था, उसने एग्जाम देने जाना था, तो उसने वहाँ पे उसके वेबसाइट पे क्वेश्चन डाला कि
क्या are we allowed to carry AK-47 or missile guns with us? तो उसके नीचे बोला ऐसे कोई बंदा आंसर तो उसमें आता है yes of course it is not mentioned in the guidelines that such objects are not allowed. Only electronic and sealing materials are not allowed. हाँ किलिंग तो चलेगा. So you can carry AK-47 rifle, machine guns, tank, troops. बच्चे भी तो बाहर है. सही है. चीटिंग मटेरियल प्रोहिबिटेड है, किलिंग चीजें ले आओ, किलिंग मशीन सही है. अबे ऐसी बातें मत करो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम कैसे बातें कर रहे हो, ये भेजना है मुझे आगे. चीटिंग की तो किलिंग से पेपर दिया और तो मारो सबको. सर्टेन करो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ ना, इससे बहुत खतरनाक है. मुझे बतवाओगे तुम कि ये तो मैंने कनिष्क को भेजना है, उसने काट के आगे भेज दिया ना. ये वो बैटमैन की जो डार्क नाइट मूवी आई थी उसमें थिएटर में नहीं उड़ा दिया था. तो आजकल ये हो रहा है. भाई हम नहीं बोल रहे हैं, ये बस हो रहा है ये. और कुछ नहीं. चलो ठीक है, ये भी हो गया. अब हम नेक्स्ट मेथड पे जा सकते हैं. अब सच कौन लेके बैठा हूं. डार्क नाइट सही थी यार. वैसे मुझे करंट जो चल रही है जैक स्नाइडर की तो मुझे पसंद है मूवी जबरदस्त. पर जो क्रिस्टोफर नोलान की जो बात है मुझे वो डार्क नाइट राइजेस वाली पसंद आई थी. ठीक है. हाँ बिल्कुल सही. मतलब क्या करने वाला है मतलब टेनेट देखी. टेनेट देखी. टेनेट अरे भाई साहब क्या मूवी रिवर्स में चलती है. मीम्स भी बहुत बने हैं उसके ऊपर. मैंने सिर्फ मार्वल से मूवी देखी है, इन्फिनिटी वॉर. हम डीसी वाले हैं. सही है, मार्वल्स भी देखते हैं. सही है, बढ़िया है. हल्क, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये सब. आपने वो देखी हिटमैन बॉडीगार्ड. कौन सी? हिटमैन बॉडीगार्ड. नहीं वो हिट नहीं गई यार. वो 3 आए, 10 में से 3 IMDb रेट थी. अरे देखो सही है. अब वैसे तो हमारे जमाने का हिटमैन है, वो तो अब रीमेक चल रहा है. अब तो उसका सीक्वल भी आ रहा है. अरे हाँ उसमें हिटमैन वाइस बॉडी. सही है. सही है. हिटमैन जो है वो तो हमारे जमाने की सीरीज है. गेम्स भी थे उसके, और उसी से रिलेटेड वो आगे बढ़ाया जा रहा है. ये एक बार जो हिट हो जाता है फिर उसके जो कॉम्बिनेशन में बनती है चल जाती है, वो कमाने वाला जरिया है. ठीक है, तो मैं नया स्टार्ट करूँ कि क्या नहीं, क्योंकि 5 तो हो गए. इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम. और बुक में तो दे नहीं रखे. बुक में दे रखे इसको. हाँ हाँ बिल्कुल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं. तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये वाले टॉपिक का जो ज़्यादा समझाने वाली चीज़ है वो बाद में करवाता हूँ. छोटी सी चीज़ करवा देता हूँ, टच कर लेते हैं इस टॉपिक को. ठीक है, तो हमारा एक जो मेथड है वो खत्म हो गया. एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 पार्ट थे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, वो खत्म. ठीक है. हाँ बच्चे कितना पसंद आ रहा है. कौन से? हाँ सारे बच्चे पसंद आते हैं यार. नहीं कि आपने बोला करूँ या ना करूँ, इन्होंने मुझे बोला शांति से कि आपको जो करना है कर लो. हाँ ऐसे बच्चे तो मुझे ज़्यादा ही पसंद है. जनरली बच्चे बोलते हैं कि अरे कल करवा देना, हो गया यार. करवा सही है. अरे हमने तो ऑनलाइन क्लास में ऐसे करा है. सर ने बोला कि अच्छा मैं नोट में शेयर कर रहा हूँ. मैं अच्छा सर हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बाय. और कॉल काट दी. वर्णिका भी, अंशी तो ठीक है वैसे, ठीक है वो भी मस्ती में आ जाती है. अहेली सबसे बेस्ट. देख लियो इस बार लाएगी, ऑल इंडिया रैंक लाएगी. हाँ मुझे वो तो पता है. तो तू क्यों, वो पता है तू क्यों नहीं कर रहा है? तो उसे भी मैंने ही पढ़ाया, तुझे भी मैंने पढ़ाया, तो तू करना. अंशी भी ले आएगी मार्क्स. भाई बहुत मेहनत कर रही हो. उसके हर प्री बोर्ड में कम आ रहे हैं, पर वो बोल रही है सर मैं और मेहनत करूँगी. ये नहीं बोल रहे यार सर नहीं आ रहे मार्क्स मुझसे भी, वो करेगा. तो तू भी कर ले भाई, मेहनत कर ले. अगला हमारा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड तो सब बड़ी सिंपल सी बात है इसमें. मान लो आपने एक यहाँ पे देखा स्टेशनरी दुकान बड़ी चलती है. स्कूल से इतने सारे स्टेशनरी चलते हैं. ठीक है, तो आपने स्टेशनरी. हाँ भाई वेट वाला मेथड था. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. हाँ भाई. और ये इन सबको इससे करना है. क्लोजिंग स्टॉक और नहीं, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह तो एडजस्टमेंट है, वो क्वेश्चन बताएगा. अगर एडजस्टमेंट होगी तो हर क्वेश्चन में, हर मेथड पे लगेगा. फॉर्मूला चेंज हो जाता है बस, पॉइंट सारे सेम है. एडजस्टमेंट जो भी होना है प्रॉफिट में प्लस माइनस होना है, वो तो हर जगह करना है.
कोई भी मेथड चेंज होगा, प्रॉफिट में प्लस माइनस तो वही होगा, है ना। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब मैं बता रहा था कि मान लो स्टेशनरी में आपको प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, तो आपने रिसर्च करनी शुरू करी कि हम भी एक स्टेशनरी खोलेंगे। तो पता चला कि सारी स्टेशनरी का एवरेज आपने निकाला। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मली जो प्रॉफिट कमाता है स्टेशनरी, वह साल का 20,000। तो आपको पता चल गया कि भाई आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका 20% कमाया जाता है। अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, और नहीं 10 लाख नहीं, चलो पूरा फ्रेश करते हैं, 10% नॉर्मल प्रॉफिट है। जो भी आप काम शुरू करने वाले हो, जितना पैसा लगाओगे 10% नॉर्मली आप कमा लोगे। स्टेशनरी में आपने सारा पता करा, अगर आप स्टेशनरी पे 10 लाख रुपए लगाओगे तो 10 लाख का 10% कितना है? 1 लाख। 1 लाख आपका नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब रिटर्न्स कितने हैं? 10% के। अगर आप 1 करोड़ रुपए लगा के बहुत ही बड़ी स्टेशनरी बनाने वाले हो तो 10% कितना होगा? 10 लाख। तो आपका 10 लाख आएगा। तो नॉर्मल रिटर्न्स कितने हैं? 10%। जितना भी लगाओगे उसका 10% आ जाएगा। आपने लगा दी 1 करोड़, अब आपको पता है 10% मतलब 10 लाख तो आना चाहिए हमारा। आपने 20 लाख कमा लिया। तो मुझे बताओ, नॉर्मल से ऊपर नहीं कमा लिया? नॉर्मल कितना था? 10 लाख, पर आपने 20 लाख कमा लिया 1 साल काम करने के बाद। तो नॉर्मल से जितना भी ऊपर वो सुपर। सिंपल सी बात। नॉर्मल इंसान से अगर कोई और ऊपर है तो फिर वो सुपर ही तो हुआ, तब तो सुपर बन होते हैं। नॉर्मल से जितना भी ऊपर है वो सुपर है, सिंपल सी बात। ठीक है, आपने कितना सुपर कमाया बता दो? 10 लाख सुपर था, क्योंकि 20 कमाया। 10 जो कमाते वो तो नॉर्मल है, आपने 10 और कमा लिया तो वो सुपर हो गया ना। तो इसका फॉर्मूला बन गया हमारा गुडविल का। गुडविल, इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट जितना भी होगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला था आपने? नॉर्मल से जितना भी ऊपर वो सुपर। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट को जनरली बोलते हैं जो 1 साल में कमाए। ठीक है, या तो आप एवरेज कर लो, एवरेज दे दिया मतलब 1 साल की बात दे दिए। एवरेज प्रॉफिट आपने 20 लाख कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 10 लाख था। तो सुपर कितना हो गया? 10 लाख। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपने 20 लाख कमाया। नॉर्मल कमाते ये आपने साल शुरू करने से पहले सोचा था नॉर्मली 10 लाख आ जाएगा, तो आपने सुपर कितना कमा लिया? 10 लाख। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है इसके, ऐसा कोई गड़बड़ फॉर्मूला और मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। ऑलराइट, तो इस सुपर प्रॉफिट को आप कहाँ लिखने वाले हो? यहाँ पे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। आगे आंसर एवरेज होता है 1 साल की बात। तो आपने जो 1 साल कमाया है उसको एवरेज ले सकते हैं, या तो वो 3 साल का देके आपको एवरेज करने के लिए बोलेंगे तो 1 साल की वैल्यू आ जाएगी। और अगर वो यही बोले कि आपने इस साल कमाया 20 लाख तो वो एवरेज ही है। 1 साल का प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा। ठीक है, या क्वेश्चन आपको 3-4 साल के प्रॉफिट देगा, आपको एवरेज करना पड़ेगा, तो उसको यहाँ लिख देंगे। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10% 20% देगा ही, पक्की बात। अभी क्वेश्चन में देखेंगे आप, पर फॉर्मूले तो बड़े सिंपल से ना। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन ऊपर से बता देता हूँ। इसके अंदर के जो मेन पॉइंट्स है वो बाद में ही करेंगे। तो वैसा भी कुछ होगा इसका? जैसे इसका नाम क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इससे पहले हमने कहा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दोनों सब हेड हैं किसके? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसमें तो हम ये सर एडजस्टमेंट निकाली। हाँ, इसमें भी एडजस्टमेंट हो सकती है। नेट प्रॉफिट निकाले, एवरेज किया, वेट से मल्टीप्लाई करा, वेट का टोटल डिवाइडेड बाय वेट, टोटल वेट इनटू आंसर। तो इसमें क्या करें? इसमें हम ये करेंगे सिंपल, ये है फॉर्मूला। हर मेथड के फॉर्मूले पे रहना, इसलिए मैंने क्या बोला, पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद अपने आप रिक्वायरमेंट मिलती चली जाएगी। क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करो। नहीं, सुपर प्रॉफिट दे रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल दिया होगा, वरना पता कैसे चलेगा कौन सा मेथड लगाना है? 4-5 मेथड है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हें। एक फर्म थी, उसने 3 साल के आपको प्रॉफिट दे दिए। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 1 2 3। प्रॉफिट है 18,000, 20,000 और 22,000। ठीक है,
छोटा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, मतलब पैसा जो लगाया, इन्वेस्टमेंट तो ये होती है ना, 60,000 रुपये आपने लगाए हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड 60,000 आपने लगाए। हमने स्टेशनरी पे कितने रुपये लगाए थे, याद है? 1 करोड़ लगाए थे, किसने 60,000 लगाए। 1 करोड़ को 10 से हमने करा था मल्टीप्लाई, 10% से, यहाँ पे भी 10% से करेंगे, है ना? जितना पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। तो परसेंटेज ज़्यादा सही रहता है। देखते हैं कितना परसेंटेज है। बोल रहा है नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर एम्प्लॉयड इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% पर एनम। साल का 10% मिल जाता है। 1 करोड़ का 10%, 10 लाख, 10 लाख का 10%, 1 लाख, 60,000 का 10%, 6,000 कमाने वाला है। ज्यादा पैसा लगाएगा ज्यादा कमाएगा, कम पैसा लगाएगा कम कमाएगा, है ना? तो नॉर्मल है ये, ठीक है? इसलिए मैंने वो पूरी कहानी बताई थी ये समझाने के लिए। बोल रहा है गुडविल कैलकुलेट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, लो मैंने लिख दिया, ठीक है, ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल का एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालना है। यहां से ये रहे वो 3 साल, अब इसमें सुपर प्रॉफिट मुझे निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट बताओ कितना होगा? बहुत बढ़िया, 60,000 का 10% निकाल लिया हमने। भाई जितना पैसा लगाओगे उतना कमाओगे। 60 लगाया तो 10% 6,000 कमाएगा। मैंने लिख दिया नॉर्मल प्रॉफिट 6,000। एवरेज कैसे निकालूं बताओ? एवरेज इन तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 3। बहुत बढ़िया, इनका टोटल करा डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 60,000 डिवाइडेड बाय 3 20, ठीक है? 20,000 कितना आ गया सुपर प्रॉफिट? 40, ठीक है? सुपर प्रॉफिट आ गया। 14 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? 42 आ गई गुडविल, एग्जैक्ट आंसर। तो देखो आपकी रिक्वायरमेंट ना खुद बनेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। पहले फॉर्मूला लिख लो। मैंने अपने आगे को ये लिख दिया था, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं तो इसका फॉर्मूला लिखा, ये निकाला, आ गया सुपर प्रॉफिट, यहाँ डाल दिया। गलती कहाँ होती है? जब पहले हम ये नहीं लिखते हैं, हम अंदर की चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये निकाला खुद ही कंफ्यूज हो गया। अभी तो और भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ना, तो 3-4 पॉइंट के बाद बंदा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, बच्चे क्या गलती करते हैं, तो मैंने इस पर स्टेप बना लिया। पहले फॉर्मूला अपने आप आपको पता चल जाएगा। जो गिवन है लिख दो, जो नहीं गिवन है ढूंढो, है ना? कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि सुपर प्रॉफिट निकालना है। आप फॉर्मूला भूल गए, चलो ठीक है, पर आपको ये तो पता चला ना कि दोस्त से क्या पूछना है, यार फॉर्मूला बताइए सुपर प्रॉफिट का, ये तो पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये काम करना है, ठीक? आसान लग रहा है दूसरा मेथड भी ना, बहुत आसान है। इसके बाद आने वाले सारे मेथड आसान है। बस इसमें ना डिटेल बात, जैसे मैंने आपको इससे पहले वो ट्रेडिंग पीरियड बताया, ऐसा ही कुछ बताना है मुझे। वो ज़्यादा काम का नहीं होगा बट नॉलेज बढ़ाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज के आप कहाँ तक कर सकते हो मैं बता देता हूँ। 33 देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड जहाँ से शुरू हो ना, उससे पहले वाले आप कर लेना। हाँ ये जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड ये ना, हेडिंग देख, सुपर प्रॉफिट क्या क्वेश्चन? 14 तक। पिछले बुक में ना देखो 20 तक था, कम कर दिया, तो तुम्हारे लिए पता नहीं क्यों कम कर दिया। अच्छा, समझ में नहीं बताई थी क्या पूछ रहे तुम? 14 तक करना है, ठीक है? तुम्हारा टारगेट दे दिया मैंने 14 तक। चलो ठीक है दोस्तों, कनिष्क मैं भेज दूंगा क्वेश्चन।